बच्चों अब हम लोग थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अ रॉड ऑफ लेंथ 2a इज हेल्ड इन अ पोजीशन इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा टू द वर्टिकल। देखिए ये वाला पोजीशन है, ये जो वर्टिकल है ना उससे ये एंगल थीटा है। एंड इज देन लेट फॉल ऑन टू अ स्मूथ इन इलास्टिक हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसको अब यहाँ से हम लोग ड्रॉप कर देते हैं, यानी कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ लीनियर वेलोसिटी है, ट्रांसलेशनल मोशन है, कोई रोटेशनल मोशन नहीं है जब ये ड्रॉप होता है तो। इफ द वेलोसिटी ऑफ द रॉड जस्ट बिफोर हिटिंग द प्लेन इज u, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट विद द प्लेन। इनिशियली आपने रॉड को यहाँ से ड्रॉप कर दिया, ये एंगल थीटा है, ड्रॉप किया, फिर ये प्लेन को हिट कर रहा है, हिट करने के जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी u है। तो फिर आपसे पूछा है कि इम्पैक्ट के जस्ट बाद इस रॉड का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा। हिट करने के जस्ट पहले ये वाली वेलोसिटी क्या है, u है। अब जैसे ही ये इस स्मूथ इन इलास्टिक हॉरिजॉन्टल सरफेस को हिट करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे कोलिजन होगा, कोलिजन के कारण इम्पल्सिव फोर्स आएगा। इम्पल्सिव फोर्स क्या करता है, वो मोमेंटम में फाइनाइट अमाउंट ऑफ चेंज प्रोड्यूस कर देता है बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल डेल्टा टी में। तो मान लीजिए कि यहाँ पर इम्पल्सिव नॉर्मल रिएक्शन n लगता है किस टाइम के लिए, जब कोलिजन हो रहा है। तो मान लेते हैं कि कोलिजन जो हो रहा है वो डेल्टा टी टाइम के लिए हो रहा है और ये इम्पल्सिव नॉर्मल रिएक्शन n लग रहा है। ध्यान दीजिए ये इम्पल्सिव नॉर्मल रिएक्शन है, यानी कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि n इज इक्वल टू mg, वो सब नहीं लिखिए अभी, ठीक है। ये इम्पल्सिव नॉर्मल रिएक्शन है, यानी कि वैसा इम्पल्सिव फोर्स जो बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड में है लेकिन ये बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल डेल्टा टी के लिए लग रहा है। ये डेल्टा टी कौन सा टाइम है, वो टाइम जिसमें रॉड और ग्राउंड के बीच में इम्पैक्ट हो रहा है, कोलिजन हो रहा है। तो इस इम्पल्सिव फोर्स के कारण ही तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होगा। बिल्कुल सही। तो मान लीजिए कि इम्पैक्ट के जस्ट बाद लीनियर वेलोसिटी हो जाती है v और एंगुलर वेलोसिटी हो जाती है ओमेगा। तो इम्पैक्ट के जस्ट बाद मान लेते हैं कि ये v वेलोसिटी से नीचे की तरफ ही जा रहा है और इस रॉड में एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भी आ जाता है। तो लीनियर मोमेंटम में क्या चेंज हुआ, ऊपर वाले डायरेक्शन को अगर हम लोग पॉजिटिव मान लें, मास ऑफ रॉड कर देते हैं m, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या है, माइनस v है ना भाई, तो माइनस v कर दो, माइनस u। ये क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम। मैंने माइनस क्यों लिया, क्योंकि मैंने कन्वेंशन लिया है कि जो ऊपर वाला डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है। दिस विल बी इक्वल टू जो भी इम्पल्सिव फोर्स लगा n, कितने टाइम के लिए लगा, डेल्टा टी टाइम के लिए। तो ये इक्वेशन तो ब्रेड एंड बटर इक्वेशन होता है, जब भी इम्पल्सिव फोर्स लगे तो n इंटू डेल्टा टी करिए, ये इम्पल्सिव फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम देता है आपको इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। ये तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, u माइनस वी हो गया ना। क्वेश्चन में ये भी ध्यान रखिए कि बहुत खूबसूरती से आपको दे दिया है कि ये स्मूथ इन इलास्टिक हॉरिजॉन्टल प्लेन है। स्मूथ का मतलब क्या है, यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, इसलिए देखिए नॉर्मल रिएक्शन ही हमने केवल यहाँ पर दिखाया है वर्टिकल डायरेक्शन में, यहाँ पर कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। और ये इन इलास्टिक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इन इलास्टिक है, इसका मतलब जो हम लोग वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू ई टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वाला करते हैं ना, तो इन इलास्टिक में आप अज्यूम कर लीजिए कि ये ई इज इक्वल टू 0 है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ऑफ दिस पॉइंट जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट 0 होगा। तो उसका भी हम लोग यहाँ पर अभी यूज़ करेंगे। अब इस फोर्स के कारण जो इम्पल्सिव फोर्स है डेल्टा टी टाइम में ही लगा, लेकिन इस फोर्स के कारण टॉर्क तो होगा, बिल्कुल होगा। टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, कितना टॉर्क होगा लिख देते हैं, टॉर्क हो जाएगा दिस n इंटू ये जो लीवर आर्म है a, इंटू करना पड़ेगा ये एंगल है थीटा, तो NA साइन थीटा, टॉर्क ये हो गया, इंटू डेल्टा टी कर दीजिए। ओमेगा इनिशियल तो 0 है, क्योंकि इनिशियली तो ये सीधे ऐसे ड्रॉप हो रहा है ना, ये जो रॉड है इनिशियली कोई रोटेशनल मोशन नहीं कर रहा, बिल्कुल धड़ाम से ऐसे बस गिर रहा है। लेकिन इम्पैक्ट के बाद इसमें ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी आ गई, तो एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इंटू ओमेगा। I अगर इसका लेंथ है 2a इस पूरे रॉड का, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका हो जाएगा ma स्क्वायर बाई 3, तो इसको हम लोग ऐसे लिख दें ma स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा, दिस इज इक्वल टू NA साइन थीटा डेल्टा टी। तो ये दो इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए कैसे आया।
ये इम्पल्सिव फोर्स है, उसके कारण चेंज इन मोमेंटम ये हुआ, तो एम यू माइनस वी इजकल टू एन डेल्टा टी। इस इम्पल्सिव फोर्स के कारण टॉर्क आएगा, उस टॉर्क इंटू डेल्टा टी करिएगा तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम मिला। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 0 है, फाइनल एंगुलर मोमेंटम है एम ए स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा। तो अब आप यहाँ से ओमेगा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर पाइएगा। क्यों नहीं कर पाइएगा? क्योंकि प्रॉब्लम ये हो रहा है कि देखिए इसमें इक्वेशन कितने हैं, 2 अननोन कितने हैं, ओमेगा भी अननोन है, वी भी अननोन है, और एन डेल्टा टी, इसको अगर हम लोग एक साथ रखें तो एन डेल्टा टी भी अननोन है। तो आपको एक तीसरा इक्वेशन चाहिए। वो तीसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा? वो आएगा इस चीज़ से कि ये स्मूथ इन इलास्टिक हॉरिजॉन्टल प्लेन है। इन इलास्टिक का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही इम्पैक्ट हुआ तो इम्पैक्ट के बाद ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट का वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगा। ध्यान रखिए जो मैं बोल रहा हूँ, वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगा। आप ये नहीं कह सकते हैं 100% कि इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी 0 हो, नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए नीचे ये फॉल कर रहा है और इस पूरे सिस्टम का हॉरिजॉन्टल मोमेंटम कंजर्व है, तो इसको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ सकता है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि इस पॉइंट का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 होगा। वो होगा नहीं होगा वो अलग कहानी है, उस पचड़े में मत पड़िए। लेकिन इतना तो मुझे पता है कि इस पॉइंट का वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगा। क्यों 0 होगा? हम लोग जानते हैं किसी भी कोलिजन में, ये तो जानते ही है ना, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दिस इज इक्वल टू ई टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये तो सब में होता है, इलास्टिक हो इन इलास्टिक हो सब में चलता है। अब ये इन इलास्टिक है, इसका मतलब ई 0 हो गया, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 हो गया। अब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो, सब कुछ हम लोग किस डायरेक्शन में लेते हैं? जिस डायरेक्शन में मोशन अप्रोच या सेपरेट कर रहा है। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन भी तो हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में लेंगे ना। यानी कि ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, उसका जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 होगा, जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट। थोड़ी देर बाद हो सकता है कि इस ओमेगा के कारण इसके पास भी कुछ वेलोसिटी आ जाए, ये इधर चला जाए या पीछे चला जाए, क्या होगा भगवान जाने। लेकिन जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट इस पॉइंट की वर्टिकल वेलोसिटी तो 0 होगी, बिल्कुल होगी। तो उस कंडीशन का आप यूज़ करिए। तो इस पॉइंट के पास देखिए क्या क्या वेलोसिटी है। ये जो पूरा रॉड है उसका सेंटर ऑफ मास के पास v वेलोसिटी है। तो v वेलोसिटी तो हर पॉइंट का होगा, इसका इसका इसका, क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास की जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो पूरे रॉड में हर जगह होती है। तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी तो होगी ही होगी। साथ ही साथ ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये रॉड रोटेट कर रहा है। तो उस रोटेशन के कारण विथ रिस्पेक्ट टू दिस सेंटर ऑफ मास एक ओमेगा ए वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा, होगा ना? बिल्कुल होगा। अगर आप यहाँ से देख रहे हैं, सेंटर ऑफ मास पे बैठे हुए हैं और ये रॉड ऐसे रोटेट कर रहा है, तो आपको क्या दिखेगा कि ये जो पॉइंट है इसके पास ओमेगा ए वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड। और सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड के पास क्या वेलोसिटी है? v वेलोसिटी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यानी कि इस पॉइंट के पास नेट वेलोसिटी क्या हुआ? ये ओमेगा ए इस डायरेक्शन में और v डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब हमें पता है कि इस पॉइंट की नेट वर्टिकल वेलोसिटी 0 होनी है। वर्टिकल वेलोसिटी 0 होनी है, इसका मतलब ये जो v नीचे की तरफ और ये जो ओमेगा ए था ना, इसका वर्टिकल कंपोनेंट, यानी कि इस पॉइंट के पास एक वेलोसिटी v नीचे की तरफ है और एक वेलोसिटी ओमेगा ए है। इस ओमेगा ए का डायरेक्शन क्या है? ये वाला डायरेक्शन देखिए परपेंडिकुलर है। अब ये एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा एंगल 90 माइनस थीटा। तो इस ओमेगा ए का वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ओमेगा ए साइन थीटा। तो हम लोग ये लिख सकते हैं v माइनस ओमेगा ए साइन थीटा दिस विल बी इक्वल टू 0। ये तो 0 होना ही है ना, ये होगा ही, क्योंकि ये जो पॉइंट है इसके पास दो वेलोसिटी है, v नीचे की तरफ और ओमेगा ए इस डायरेक्शन में। तो v माइनस ओमेगा ए का ये वाला कंपोनेंट ओमेगा ए साइन थीटा दिस इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि अगर इस पॉइंट की वर्टिकल वेलोसिटी 0 है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 नहीं होगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इस डायरेक्शन में ओमेगा ए कॉस थीटा, तो वो 0 हो जरूरी नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था इस पॉइंट के पास
इम्पैक्ट के जस्ट बाद भी वेलोसिटी होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं होगी। तो अब आपके पास 3 इक्वेशन है, इन 3 इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करिए, ओमेगा की वैल्यू आपको मिल जाएगी। सबसे पहले तो आपको ये करना होगा कि एन डेल्टा टी ऊपर में है, उस फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को इक्वेट कर दीजिए, एन डेल्टा टी की वैल्यू ऊपर से लाइए, एम और एम कैंसिल हो जाएगा। पहला 2 इक्वेशन जो है उसको इक्वेट करिए, एन डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, ये ए और ए कैंसिल हो गया, एम एम तो कैंसिल हो ही जाएगा। तो आपको मिल जाएगा कि ए ओमेगा बाई 3 दिस इज इक्वल टू, इधर रहेगा साइन थीटा, इधर हो जाएगा यू माइनस वी। अब इस v को हम लोग लिख सकते हैं ए ओमेगा साइन थीटा। तो इस v को यहाँ से हटा करके इस v को हटाइए और यहाँ पे लिख दीजिए ए ओमेगा साइन थीटा। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो गया, इस इक्वेशन में सिर्फ ओमेगा बचा है, एक अननोन, आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट। अगर आपसे पूछे कि लीनियर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट क्या होगा, बहुत सिंपल है, आपने ओमेगा फाइंड कर लिया, v जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए ओमेगा साइन थीटा, यानी कि इसमें ए साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको v मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में 3 इक्वेशन थे। ये पहला इक्वेशन लीनियर मोमेंटम में जो चेंज हुआ बिकॉज ऑफ दिस इम्पल्सिव फोर्स, ये उस इम्पल्सिव फोर्स के कारण जो टॉर्क आया, उस टॉर्क के कारण जो एंगुलर मोमेंटम में चेंज हुआ ये, और तीसरा ये वाला कंडीशन। ये कंडीशन क्यों आया, ये कंडीशन इसलिए आया क्योंकि क्वेश्चन में ही आपको दे रखा है कि ये इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, यानी कि वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट 0 होगा। तो ये कंडीशन हमने लिखा v माइनस ए ओमेगा साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तीनों को सॉल्व करिए तो ओमेगा की वैल्यू आपको मिल जाएगी। इसी प्रॉब्लम को हम लोग एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अभी जो ये 2 इक्वेशन हमने लिखा है, ये कैसे लिखा है, हमने क्या किया कि यहाँ पे जो इम्पल्सिव नॉर्मल रिएक्शन है n, उस इम्पल्सिव फोर्स के कारण चेंज इन लीनियर मोमेंटम और चेंज इन एंगुलर मोमेंटम का इक्वेशन लिखा। और चेंज इन एंगुलर मोमेंटम किस एक्सिस के अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो आप ये सेकंड इक्वेशन देखिए, सेकंड इक्वेशन में मैंने क्या लिखा है, एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास, वो कोलिजन से जस्ट पहले और कोलिजन के जस्ट बाद सेम नहीं है, कंजर्व्ड नहीं है। क्यों कंजर्व्ड नहीं है, क्योंकि ये इम्पल्सिव नॉर्मल रिएक्शन एक बहुत ही लार्ज फोर्स है जो छोटे से टाइम डेल्टा टी टाइम, जिस टाइम में कोलिजन हो रहा है उस टाइम के लिए लग रहा है। इस मेथड में ध्यान दीजिए कि हमने एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ये फाइंड किया है, ये पॉइंट के अबाउट। तो इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर इम्पल्स इस नॉर्मल रिएक्शन वाले टॉर्क के कारण कितना होगा, n इंटू ए साइन थीटा, फोर्स इंटू लिवर आर्म इंटू डेल्टा टी। तो इस एंगुलर इम्पल्स के कारण चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया, एम ए स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा। ध्यान रखिए अबाउट सेंटर ऑफ मास इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या है, 0 है, क्योंकि इनिशियली ये रॉड सीधे सीधे फॉल कर रहा है, उसमें कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं है। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास 0 है। इनिशियल मतलब जस्ट बिफोर कोलिजन, और जस्ट आफ्टर कोलिजन एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाता है, एम ए स्क्वायर बाई 3, जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। मैंने ये अज्यूम किया है कि रॉड का लेंथ 2a है, एम ए स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा। तो ये हो गया एंगुलर मोमेंटम जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट विद द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वल तो ऑब्वियसली नहीं है, यानी कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास कंजर्व्ड नहीं है। क्यों कंजर्व्ड नहीं है, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, इम्पल्सिव फोर्स है, इस फोर्स का एक टॉर्क है अबाउट सेंटर ऑफ मास, उस टॉर्क के कारण एंगुलर इम्पल्स आएगा जो इसके बराबर होगा। अब इसी चीज को हम लोग एक दूसरे तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको 2 इक्वेशन लिखना पड़ा और दोनों इक्वेशन में आप एन डेल्टा टी और एन डेल्टा टी को एलिमिनेट करिएगा तो यू
v और ओमेगा में आपको एक रिलेशन आ जाएगा। अब इसी रिलेशन को हम लोग एक दूसरे तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अगर हम लोग एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, इसके अबाउट फाइंड करें तो क्या होगा। ध्यान से समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। अभी तक तो हमने एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास फाइंड किया और दिखा दिया कि जस्ट बिफोर कोलिजन एंगुलर मोमेंटम 0 था, जस्ट आफ्टर कोलिजन एंगुलर मोमेंटम 0 नहीं था, ma²/3 इंटू ओमेगा था। तो ऑब्वियसली एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं है। क्यों कंजर्व नहीं है? बिकॉज ऑफ दिस इम्पल्सिव नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ये इम्पल्सिव फोर्स है, बहुत ही लार्ज मैग्नीट्यूड का फोर्स है जो छोटे से टाइम डेल्टा टी के लिए लगता है। तो इतने छोटे से टाइम डेल्टा टी के लिए लगने के बावजूद वो एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ एंगुलर चेंज प्रोड्यूस करता है, बिकॉज दिस इज एन इम्पल्सिव फोर्स। तो अब तक तो ये कहानी थी। अब मैं क्या कह रहा हूं कि बच्चों आप फाइंड करो एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये रॉड हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के जिस पॉइंट को टच करता है ना, तो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के उस पॉइंट के अबाउट आप क्या फाइंड करिए? एंगुलर मोमेंटम। और ध्यान दीजिए, जानबूझकर मैंने ये बोला है कि हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के उस पॉइंट के अबाउट फाइंड करिए, क्योंकि बहुत से बच्चे अब इसमें कन्फ्यूजन ये पैदा कर देते हैं कि सर अगर मैं रॉड का जो वो वाला पॉइंट है उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम फाइंड करूं तो वो पॉइंट तो एक्सेलरेट कर रहा है, आगे पीछे कुछ जा रहा होगा, तो क्या वहाँ पे सूडो फोर्स वगैरह लगाना पड़ेगा? वो एक अलग कन्फ्यूजन है। इसलिए ध्यान से सुनिए मैं जो बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जहाँ ये रॉड हिट करता है, ये सरफेस हो गया ना, इस सरफेस पे जहाँ रॉड हिट कर रहा है तो वो सरफेस तो फिक्स है ना, धरती तो हिल डोल नहीं रही है, धरती का वो पॉइंट तो फिक्स है जहाँ पर वो रॉड हिट कर रहा है। तो मैं धरती के उस पॉइंट, ग्राउंड के उस पॉइंट की बात कर रहा हूँ कि ग्राउंड का वो पॉइंट मान लेते हैं कि ए है। तो मान लीजिए कि ग्राउंड के उस पॉइंट से पास करता हुआ जो एक्सिस है, उस एक्सिस के अबाउट में एंगुलर मोमेंटम इनिशियल यानी कि जस्ट बिफोर इम्पैक्ट और एंगुलर मोमेंटम फाइनल जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट फाइंड करता हूँ। क्या ये दोनों इक्वल होगा? ये इक्वल होगा। ध्यान रखिए, जब हम लोग पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम फाइंड करेंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। जब हम लोग सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ जो एक्सिस है उसके अबाउट जब हम लोग एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर रहे थे तो उसमें एल आई वॉज नॉट इक्वल टू एल फाइनल। अब ये बहुत से बच्चों को समझ भी नहीं आता है कि सर रॉड तो एक ही है, एक बार आप बोल देते हैं कि अच्छा इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, एक बार बोल देते हैं कि कंजर्व्ड नहीं है। ये कैसे हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एंगुलर मोमेंटम देखो ऐसा प्राणी है जो किस पे डिपेंड करता है, किस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट आप कैलकुलेट कर रहे हैं। जब हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ एक्सिस उसके अबाउट कैलकुलेट किया तो देखा कि इस एक्सिस के अबाउट तो एक टॉर्क है, उस टॉर्क के कारण चेंज इन एंगुलर मोमेंटम हो रहा है, इसलिए एल आई इज नॉट इक्वल टू एल फाइनल हमने दिखा दिया। इनिशियल 0 था, फाइनल ma²/3 था, दोनों इक्वल नहीं है। अब हम लोग एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू दिस पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। तो इस पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट के अबाउट बताइए तो क्या कोई टॉर्क है? अब आप कहेंगे कि हाँ सर टॉर्क तो है, ये देखिए ये ठीक है, ये इम्पल्सिव फोर्स तो इसी के अबाउट पास कर रहा है तो इसके कारण तो टॉर्क 0 है, लेकिन ये mg तो है। बिल्कुल सही आपका कहना है, इस mg के कारण तो टॉर्क होगा, बिल्कुल एकदम टॉर्क होगा। कितना टॉर्क होगा? mg फोर्स इंटू a साइन थीटा, जो लीवर आर्म हो गया, ये एंगल थीटा है ना, तो टॉर्क हो गया mg a साइन थीटा, बिल्कुल सही। अब इस mg a साइन थीटा कितने टाइम के लिए लग रहा है? डेल्टा टी टाइम के लिए, क्योंकि हम लोग एंगुलर मोमेंटम किन दो टाइम इंस्टेंट पे फाइंड कर रहे हैं? जस्ट बिफोर इम्पैक्ट इनिशियल और जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट, यानी कि डेल्टा टी टाइम के लिए कोलिजन हुआ तो ये तो हो गया mg a साइन थीटा टॉर्क, और ये टॉर्क लगा डेल्टा टी टाइम के लिए। तो क्या इस इम्पल्स के कारण कोई चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होगा? नहीं होगा। यही खेल है सारा। ये देखिए क्या है, डेल्टा टी इज अ वेरी 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 स्मॉल टाइम, तो डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 है,
तो ये जो पूरा एम जी ए साइन थीटा डेल्टा टी है ना, ये ज़ीरो के बराबर हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो, या फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ये ज़ीरो होगा। क्यों ज़ीरो होगा? इसलिए ज़ीरो होगा क्योंकि ये एम जी फोर्स जो है वो फाइनाइट फोर्स है, 5-10 न्यूटन का कुछ फोर्स होगा, ये तो लार्ज फोर्स नहीं है ना। तो इस फोर्स के कारण जो टॉर्क लग रहा है एम जी ए साइन थीटा, ये एक फाइनाइट टॉर्क है और ये एक बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल के लिए लग रहा है, डेल्टा टी टाइम इंटरवल के लिए, यानी कि इस टॉर्क का कोई एप्रिशिएबल कंट्रीब्यूशन नहीं होगा एंगुलर मोमेंटम चेंज करने में। तो एम जी ए साइन थीटा इंटू डेल्टा टी ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब इस पॉइंट से पास करता हुआ जो एक्सिस होगा, उस एक्सिस के अबाउट हम लोग लिख सकते हैं कि एल आई इज इक्वल टू एल फाइनल, मतलब जस्ट बिफोर इम्पैक्ट एंगुलर मोमेंटम एंड जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट एंगुलर मोमेंटम दोनों सेम होगा। जस्ट बिफोर इम्पैक्ट क्या होगा? जस्ट बिफोर इम्पैक्ट ये वेलोसिटी यू से फॉल कर रहा था, तो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा एम ए यू साइन थीटा, ये हो जाएगा ना। ये तो बहुत सिंपल है, सबको समझ में आ रहा होगा। ये यू वेलोसिटी से फॉल कर रहा है, ये एंगल थीटा है, इस पॉइंट के अबाउट हमें फाइंड करना है एंगुलर मोमेंटम। तो क्या हो जाएगा? यू क्रॉस ये वाला डिस्टेंस लेना है, तो ये थीटा है तो साइन थीटा आ गया, ये डिस्टेंस ए है। तो जस्ट बिफोर इम्पैक्ट एंगुलर मोमेंटम क्या है? एम ए यू साइन थीटा। किस एक्सिस के अबाउट? अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ए। जस्ट बिफोर इम्पैक्ट ओमेगा क्या है? ओमेगा तो ज़ीरो है, इसलिए यहाँ पर कोई ओमेगा का टर्म नहीं है। समझ गए? अब जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट क्या हो जाएगा? जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट हम लोग मान रहे हैं कि वेलोसिटी v हो जाती है, तो वेलोसिटी v से ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये एंगल तो थीटा ही रहेगा। तो वेलोसिटी v के कारण एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? एम ए वी साइन थीटा, प्लस हमें करना पड़ेगा एंगुलर मोमेंटम बिकॉज ऑफ दिस रोटेशन ओमेगा, वो क्या हो जाएगा? एम ए स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा। अब यहाँ भी बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बच्चे ये सोचते हैं कि सर सब कुछ तो आप कैलकुलेट कर रहे हैं इस पॉइंट ए के अबाउट, ठीक है, बिल्कुल सही। तो जो हम लोग रोटेशन के कारण एंगुलर मोमेंटम लेंगे, उसमें तो हम लोग फाइंड करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ए। नहीं बच्चों, नहीं। जब हमने ये वाला टर्म ले ही लिया है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे? एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। ये क्यों हो रहा है? थियरी में मैंने डिटेल में आपको बताया था कि अगर आपको एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी आर्बिट्ररी पॉइंट ए फाइंड करना है, तो आप कैसे करते हैं? सबसे पहले तो उस पार्टिकल का, सिस्टम का मास इंटू आर सेंटर ऑफ मास क्रॉस वी सेंटर ऑफ मास करते हैं, ये होता है। अब ये आर सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ मास का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट ए, जिसके अबाउट आपको एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। एक तो ये टर्म आता है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। प्लस कर देते हैं आई सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा इंटू के वेक्टर वगैरह कर दीजिए, जो आपको, क्योंकि यहाँ वेक्टर है तो इसलिए यहाँ भी वेक्टर है। तो ये फॉर्मूला आप मेरा पुराना कोई भी लेक्चर देख लीजिए, एस.सी. वर्मा जी की बुक का या कहीं भी, मैं इस फॉर्मूले को बहुत पसंद करता हूँ। ये सुपर डुपर रिलेशन है। इस फॉर्मूले को, इस रिलेशन को ध्यान में रखिएगा तो कभी कंफ्यूज नहीं करिएगा। आपको किसी भी आर्बिट्ररी पॉइंट या आर्बिट्ररी एक्सिस के अबाउट अगर टोटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है, तो क्या करते हैं? सबसे पहले सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम फाइंड करिए उस पॉइंट के अबाउट। तो वो हमने फाइंड किया एम ए वी साइन थीटा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास क्या है? जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट वी वेलोसिटी से नीचे की तरफ जा रहा है, ये एंगल थीटा है, एम ए वी साइन थीटा हो गया। प्लस करना पड़ेगा आई सेंटर ऑफ मास, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा। और ये के वेक्टर तो रहेगा वो दिखाने के लिए कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। इस केस में आप देख रहे हैं कि ये वी के कारण भी क्लॉकवाइज हो रहा है, इसके कारण भी क्लॉकवाइज हो रहा है, और इम्पैक्ट के पहले भी यू जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो सब कुछ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसलिए देखिए कहीं भी मैंने माइनस साइन नहीं लिया है। तो यहाँ पर एम ए स्क्वायर बाई 3 ओमेगा आएगा। अब आप इस रिलेशन को सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये जो मैंने ब्लू से लिखा है ना, इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो आपको मिल जाएगा u माइनस वी साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू a बाई 3 ओमेगा। तो आप देखिए कि ये एग्जैक्टली वही रिलेशन है जो आप इस दो रिलेशन में से n डेल्टा टी एलिमिनेट करिएगा ना, तो आप एग्जैक्टली सेम जगह पहुंच जाइएगा। तो आप इस मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देखिए ये रखना होगा कि जब हम लोग पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट इस पॉइंट से पास करता हुआ एक्सिस ऑफ रोटेशन लेते हैं, तो उस
एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाता है, Li इज इक्वल टू L फाइनल। क्यों? क्योंकि उस एक्सिस के अबाउट जो टॉर्क है वो इस mg के कारण लग रहा है, और mg जो है वो इम्पल्सिव फोर्स नहीं है, छोटा है, तो mg a sin थीटा डेल्टा t इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन जब हम लोग सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ जो एक्सिस है इसके अबाउट जब टॉर्क फाइंड करेंगे तो ये n जो है वो पिक्चर में आ जाएगा। इस n के कारण टॉर्क होगा, कितना हो जाएगा, na sin थीटा इंटू डेल्टा टी, एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए na sin थीटा डेल्टा टी इज नॉट इक्वल टू 0 और mg a sin थीटा इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी आप देख रहे हैं कि n इज नॉट इक्वल टू mg, जो नहीं होगा ना, क्योंकि ये जो n है वो क्या है, इम्पल्सिव फोर्स है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ फोर्स है फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन डेल्टा टी। तो ये फोर्स इतना लार्ज है कि n इंटू डेल्टा टी करने पे आपको एक फाइनाइट क्वांटिटी दे रहा है, और इस टॉर्क के कारण एंगुलर मोमेंटम में चेंज हुआ। किस एक्सिस के अबाउट? अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। लेकिन अगर आप अपना सारा कैलकुलेशन करते हैं अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ए, तो ये नॉर्मल रिएक्शन जो इम्पल्सिव है वो तो इसी एक्सिस से पास कर रहा है। अब ये कितना भी हो, 10,000 न्यूटन हो, 20,000 न्यूटन हो, ये तो कुछ भी टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता है। तो इस एक्सिस के अबाउट जो भी टॉर्क होना है वो इस mg के कारण होना है, और ये जो mg है ये बेचारा छोटा सा फोर्स है, ठीक है। तो इसके कारण जो टॉर्क हुआ है mg a sin थीटा, ठीक ठाक है, मान लो 5 न्यूटन मीटर 10 न्यूटन मीटर हुआ, लेकिन ये डेल्टा टी तो बहुत ही छोटा है ना, तो mg a sin थीटा इंटू डेल्टा टी करिएगा तो आपको 0 आ गया। यानी कि इस एक्सिस के अबाउट जो पॉइंट ए से पास कर रहा है उस एक्सिस के अबाउट नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, यानी कि इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, यानी कि L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल, यानी कि जस्ट बिफोर इम्पैक्ट और जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा। तो जस्ट बिफोर इम्पैक्ट कितना है भाई, ma u sin थीटा, जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट कितना है, ma v sin थीटा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्योंकि ये आफ्टर इम्पैक्ट v वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, प्लस ma स्क्वायर बाई 3 ओमेगा, एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। दोनों को इक्वेट करिएगा तो आपको ये रिलेशन आ गया। ये रिलेशन और जो एक रिलेशन मैंने बताया था ना कि ये पॉइंट जो है इसका वर्टिकल वेलोसिटी 0 होता है, उन दोनों रिलेशन का आप यूज़ करके ओमेगा की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं, जो मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपको बता दिया था।